आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आप क्या मिस कर रहे हैं? जो इंसान अपने स्वरूप को जान जाता है, जो स्वयं को जान जाता है, जो अपने रियल डिवाइन सेल्फ को जान जाता है, वो हर पल खुश रहता है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लगे या कोई व्यक्ति बहुत बुरा लग रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है, उससे कैसे डील करें? हमारी प्रॉब्लम है कि लोग बुरे नहीं होते हैं, हमारा दृष्टिकोण बुरा होता है। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मेरे भीतर की अच्छाई को पहचाना जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए। What is my purpose? तो इस यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विदाउट पर्पस हो रही है। इक्वल अच्छी सुघड़ शादी का राज क्या है? मतलब शादी कोई केवल बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं होता है। मैट्रिमोनी इज नॉट टू प्रोक्रिएट मैनी, मैट्रिमोनी इज टू क्रिएट हार्मनी। औरत अपने आप में इतनी सक्षम है जो क्रिएशन को जन्म देती है, ऑलरेडी वो स्ट्रांग ही है, शी इज स्ट्रांग। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है आदमियों की जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। फील द फील ऑफ द अदर पर्सन। जो दिख रहा है वो नहीं, उसके फील को फील करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूँ रूना रिजवी शिवमणि और आज मैं हूँ पूर्णा आनंदा सेंटर में। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही खुश फील कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही आनंद में हूँ। और उससे भी खूबसूरत बात यह है, जिन शख्सियतों के सामने बैठी हूँ वो बहुत ही रूहानी है और मैं मेरा बहुत ही साष्टांग प्रणाम करती हूँ सदगुरु रमेश जी और गुरु माँ को। सदगुरु रमेश जी स्वामी पूर्णानंद महाराज जी के शिष्य हैं और जिसको कहते हैं किस्मत, ये मेरी किस्मत थी कि मैं आज यहाँ आ गई हूँ। और जब से मैं यहाँ आई हूँ हाउस ऑफ एनलाइटमेंट में, मैंने एक बात महसूस की है, यहाँ पर हर व्यक्ति जिससे भी मैं कल से मिली हूँ वो खुश है, आनंद में है, जॉयस है। मतलब बच्चे, बूढ़े, बड़े, पेड़ पौधे, टहनियाँ सब खुश हैं। और जब आप ऐसे वातावरण में होते हैं जहाँ आप खुश हैं, आपका मन आनंद में है, तब आपको एक्सपीरियंस होता है और आपको एहसास होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आप क्या मिस कर रहे हैं। वो है सटलनेस, धैर्यता। तो जैसे कि आप जानते हैं गुरुजी, मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ, मैं गाती हूँ। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर कोई खुश क्यों है। जी, प्लीज़ बताइए। उसका भी एक राज है। जी। जो इंसान अपने स्वरूप को जान जाता है, जो स्वयं को जान जाता है, जो अपने रियल डिवाइन सेल्फ को जान जाता है, वो हर पल खुश रहता है। उसको खुशी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके डिवाइन सेल्फ में ही खुशी है। तो जब वो अपने डिवाइन सेल्फ को जान जाता है तो वो स्वतः ही खुश रहता है। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब उसी स्टेट में है। दे हैव ऑल रियलाइज्ड देयर डिवाइन सेल्फ। तो उनकी वाइब्स पेड़ पौधों में, टहनियों में, फूल में भी इतनी पर्कुलेट हो गई है कि वो सब भी यहाँ खुशी देती है, खुशी का नज़ारा दिखाई देता है। एंड इवन पेड़ पौधे भी यहाँ लगता है कि आपको खुशियाँ स्प्रेड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइन वाइब्स ऑफ रियलाइजिंग द सेल्फ। पूरी ज़िंदगी लग जाती है खुद को समझने में और कई बार खुद के साथ रहकर भी समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। ये मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये जो अभी आपने बात कही गुरुजी की रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, वो एक आम आदमी कैसे करेगा? जैसे मैं एक सिंगर हूँ तो मुझे गाने में बहुत आनंद आता है, तो मुझे ये पता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। पर जो एक आम आदमी है उसको कैसे पता चलेगा रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ? आपकी खुशी भी कंडीशनड खुशी है, क्योंकि जब आप गाना गाते हो, आपको गाने का मौका मिलता है तो आप खुश होते हो। उसमें भी अगर किसी ने आपको कह दिया कि आज का गाना अच्छा नहीं लगा मुझे, आप दुखी हो जाओगे। तो ये कंडीशनड खुशी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंडीशनड खुशी दुख का कारण है। आपने गाया, जैसे हम लोग टॉक देते हैं, प्रवचन देते हैं जी। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। कई बार हमारे प्रोग्राम भी इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कई बार हो सकता है हमारा टॉक भी इतना अच्छा एक प्रोफाउंड सब्जेक्ट रिवील नहीं करता है। कई बार ऐसा होता होगा, या ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करता है। तो हम कई बार देखते हैं कि लोग बीच में से उठ के जा रहे हैं।
आप भी कभी गाना गा रहे हो स्टेज पे और अगर कुछ लोग बीच में से उठ के जाने लगे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। तो आपने अपनी खुशी को कंडीशन कर दिया है कि लोग बैठे रहें, लोग सुने, तारीफ करें, तालियां बजाएं तो मुझे खुशी होगी। हम इसके परे चले गए। हमारे यहाँ पर 80%, 90%, 100% ऑडियंस भी उठ के चली जाए तभी भी हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमने हमारी बात तो सुनी, हमने हमारा ज्ञान तो सुना ही है। ऑडियंस को तो एक एक्स्ट्रा में बोनस था, लेकिन जो हमारे भीतर से रिवील हुआ वो तो हमने सुना और उसका आनंद हम लेकर के हम खुश हो जाते हैं। तो हमारी खुशी हमने ऑडियंस के साथ में कंडीशन नहीं की है। तो आपको भी एज ए सिंगर कभी ऐसा मौका आए कि कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, तो आप उसको दिल पर मत लीजिए, क्योंकि आपने गाया, आपने एंजॉय किया, आपका काम हो गया है एंड यू शुड बी हैप्पी विद दैट। आई थिंक अब मैं थोड़ा थोड़ा उस स्टेज पर आ गई हूँ कि पहले कई बार हर सिंगर के, हर कलाकार के जीवन में ऐसा मौका आता है कि कई लोग उठ के चले गए हैं, कई लोग कुछ खाना खा रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है और उसको दुख होता है। लेकिन अब मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं अब उस स्टेज पे आई हूँ जहाँ मैं मेरे लिए गा रही हूँ या ईश्वर के लिए गा रही हूँ, लेकिन वो एक ह्यूमन पद्धति तो है। ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि अभी आपने कहा कि खुश रहें। मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लगे या कोई व्यक्ति बहुत बुरा लग रहा है, या घर में अक्सर होता है, वो कहते हैं बुआएं, चाचियाँ, कोई ऐसा रिलेटिव है बुरा लगता है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, उससे कैसे डील करें? आपने कहा कि जैसे मैंने यहाँ बताया, मुझे जो चीज़ यहाँ एक लगी, एवरीबडी इज़ वेरी सटल, कोई ऐसे हाइपर नहीं है, एवरीबडी इज़, बड़े आराम से चीज़ें हो रही है, एवरीबडी इज़ वेरी रिलैक्स। पर यही चीज़ हम वापस शहर में जाके हम भूल जाते हैं। हाउ टू हैंडल? हमारी प्रॉब्लम है कि लोग बुरे नहीं होते हैं, हमारा दृष्टिकोण बुरा होता है। ओके। हम जिसको कई बार बुरा मानते हैं या हमको कई बार लगता है कि इनसे मेरी पड़ती नहीं या अलाइन नहीं हो पाते हैं, या हम इनके साथ रहते हैं तो हम दुखी होते हैं, कई बार हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप देखिए कि उनके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो उनको भी पसंद करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई बुआ है, कोई देरानी है, जेठानी है, या कोई भाई है, या कोई और कोई है जिसके साथ में हमारी अनबन होती है, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, हमको बुरा लगता है या हम उनके साथ में खुश नहीं रह सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये हमारा दृष्टिकोण है कि उनमें ये बुराइयां हैं, क्योंकि उनके जीवन में उनको पसंद करने वाले भी कई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कि वो अच्छे भी है और हम सोचते हैं कि उनको पसंद कैसे कर सकते। हाँ, तो ये हमारा दृष्टिकोण है कि इनमें कोई बुराई है, तो हमको हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। और हमारे दृष्टिकोण में जो हमारे सामने व्यक्ति है उसकी अच्छाई पर अगर हम ध्यान देंगे और उसकी अच्छाई को हम अप्रिशिएट करेंगे, तो आप देखोगे कि जो इंसान बुरे हैं या जिनके साथ में आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी रिलेशनशिप ब्यूटीफाई हो जाएगी। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मेरे भीतर की अच्छाई को पहचाना जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए। जब हम ये करने लग जाते हैं तो हर व्यक्ति के साथ में, हर इंसान के साथ में हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। एक्चुअली जी, यहाँ पे जो तुम बार बार कह रही हो कि एक सटलनेस है, जो एक फील कर रही हो कि एवरीथिंग इज इतना स्मूथली चल रहा है, तो वो स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट है, वेरी सटल। अभी जैसे तुम बैठी थी तो मैं देखी एकदम छोटा सा ऐसे धागा था, या वो जो एक आते हैं ना उड़ने वाले, लाइट वाला, उड़ के तुम्हारे दुपट्टे पे बैठ गया, तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सब चीज़ होते हुए भी इट गिव्स यू अ वेरी लाइट फीलिंग। तो कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है या जो पर्सन से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम उस सटलनेस पे ध्यान देते हैं, ओह ही इज़ दैट, ओह ही इज़ दैट। वो सटलनेस से हम फिर ये ग्रॉस फॉर्म में नहीं अटकते हैं। ठीक है भाई, ये भी चला जाएगा, इट विल चेंज, पीपल विल चेंज, टाइम विल चेंज, बट द इनसाइड, द सटल एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएशन, if you recognize that, it gives you a very beautiful feeling. अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात कही। अभी मैं संगीत में मेरा ही उदाहरण दूंगी। मैं संगीत में हूँ तो मुझे इसमें
बहुत आनंद मिलता है, एक मेडिटेटिव भी फील होता है। स्पिरिचुअलिटी अब एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हाउ टू नो, जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है और अब जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करता है, फील होता है, व्हाट इज़ माय पर्पस इन लाइफ? और आई नो म्यूज़िक इज़, बट व्हाट नेक्स्ट? ये तो एक वर्ल्डली चीज़ हो गई। ये तो म्यूज़िक है, कोई आर्ट है, या किसी का प्रोफेशन है, कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई पैशन से कर रहा है, कोई कमाने के लिए कर रहा है। ये पर्पस नहीं है लाइफ का। ओके। ये हो सकता है कि लाइफ की नीड है। पैशन एक अच्छी चीज़ है जो हमको ब्लिस में रखता है। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, जैसे अभी आपने कहा। नीड है, क्योंकि नीड वो है जो हम संसार में कुछ करते हैं और वो संसार में छोड़ के जाते हैं। दैट इज़ द नीड, यू हैव टू डू इट। आज हमको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, फैमिली के लिए हमको, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए चाहिए, उनको बड़ा करने के लिए चाहिए, शादी करने के लिए चाहिए। देर आर सम नीड्स, फिजिकल मेंटल नीड्स हैं, दे आर नॉट द पर्पस। नीड इज डिफरेंट एंड पर्पस इज डिफरेंट। सो व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस इज टू नो योर सेल्फ, टू नो हु यू आर। एंड हाउ डू यू नो दैट? दैट यू हैव टू गो टू ए गुरु। आप अपने आप से नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो 84 लाख योनियों में, जो 84 लाख योनियाँ होती है, जानवर, पक्षी, जल के जीव आदि आदि, ये फिजिकल बॉडी के इंस्टिंक्ट से जीते हैं। ये केवल ह्यूमन बीइंग के पास में पोटेंशियल है जो इंस्टिंक्ट्स के बियॉन्ड कुछ सोच सकता है, कुछ कर सकता है। तो वो जो हमको इंटेलेक्ट, बुद्धि, विजडम मिला है, वो ये जानने के लिए मिला है कि हम यहाँ है क्यों, हम यहाँ आए क्यों, एक्सीडेंटली आए या कोई पर्पस के लिए आए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हम संसार में एक्सीडेंटली आए हैं, तो उनका कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। आई एम हियर एक्सीडेंटली, उनका कोई पर्पस नहीं है। बट कुछ मानते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। एक पेड़ भी है तो उसका कोई पर्पस होगा। कोई बोलेगा पेड़ एक्सीडेंटली क्रिएट हो गया, एक्सीडेंटली भी क्रिएट अगर हो गया है तो भी उसका एक पर्पस है कि मैं लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड लूं और ऑक्सीजन दूं। एक्सीडेंटल में भी एक पर्पस क्रिएट हो जाता है। तो इस यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो विदाउट पर्पस हो रही है। आज हम भी यहाँ मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इसका भी एक पर्पस है। अगर हमने वो पर्पस ढूंढ लिया तो ये मिलना सफल हो गया, और अगर पर्पस नहीं ढूंढा तो ये व्यर्थ हो गया। आप ये कह रहे हैं कि ये हर व्यक्ति के लिए, कॉमन मैन के लिए भी यही पाथ है? यही है जो हाईएस्ट एक ह्यूमन बीइंग अचीव कर सकता है। मटेरियली तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, जो यहीं छोड़ के जाएगा, लेकिन जो लेके जाएगा साथ में, यहाँ नहीं रहते हुए शरीर छोड़ के भी जब जाएगा, तो वो क्या लेके जाएगा? वो केवल ह्यूमन बीइंग में पोटेंशियल है, और वो लेके जाने की चीज़ है कि मैं कौन हूँ। व्हेन यू रियलाइज योर ओन सेल्फ, शरीर यहाँ छूट जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, लेकिन हम रहेंगे, हम जाएंगे। तो वो कौन होगा जो यहाँ से जाएगा? वो अगर रियलाइज कर लेते हैं हम पहले, तो हमारा शरीर से मोह खत्म हो जाता है, और शरीर से मोह ही दुख का कारण होता है। शरीर से मोह होता है पहले, फिर शरीर से जुड़े हुए संबंधियों से मोह होता है, फिर शरीर से जुड़े हुए वस्तुओं से मोह होता है, और यही दुख का कारण होती है। तो जो इंसान शरीर से अलग अपने चेतन स्वरूप को जान लेता है, दैट इज व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो हर पल खुश रहता है और उसको किसी चीज का डर भी नहीं लगता है। और ह्यूमन बीइंग, हाँ, अभी जैसे आप कह रहे थे कि गुरु चाहिए, एक्चुअली आपने भी संगीत सीखा, तो आपके पेरेंट्स ने सिखाया जी, एंड इतना फाइन ट्यून करके सिखाया। आई थिंक यू आर एट द टॉप मोस्ट लेवल इन म्यूजिक। नहीं, मेरे को जो फील हुआ, तो हमारा जो कल सिंगिंग था रूना, इट वाज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। लोग शायद पहचाने नहीं पहचाने, आई डोंट नो दैट। मुझे रात में 2 घंटे तक सोने नहीं दिए गुरु माँ, क्योंकि तुम्हारी जो एक तारीफ तुम्हारा में। एक सटलनेस और जो एक कोमलपन था ना तुम्हारे वर्ड्स में, हर सिंगर नहीं ला सकता हो। थैंक यू। और आज सुबह अभी ऐसे याद आ रहा कि मैंने स्वामी जी को सुना है।
स्वामी जी इतना लाइट बोलते थे, इतना एक प्यार और एक इतना मासूमियत कोमलता, से सकल कोमलता, वो आज सुनने को मिला। कल जब हम सुने तो ऐसा लगा Honor. कि That वापस is फिर true. से स्वामी जी ऐसा ही बोलते थे। तुम्हारी हाई पिच भी जा रही है तो भी तुम मस्ती में स्माइल कर रही, कोई स्ट्रेस नहीं। और हमने देखा कि 2-2 घंटे तक कंटिन्यूस तुम गा रही है और कोई स्ट्रेस नहीं था। एंड आई थिंक यू आर ब्लेस्ड बाय एन इनोसेंस, यू हैव द वेल्थ ऑफ इनोसेंस एंड प्लीज मेंटेन इट। थैंक यू गुरुजी। आई थिंक इस जगह का भी बहुत पावर है। आई थिंक यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भी थकान कल महसूस नहीं। इनफैक्ट जब हमारा वक्त वो ब्रेक का था, जब आप लोग अपनी प्रवचन दे रहे थे, उस वक्त मैं और मेरी टीम हम कब हमें फिर से जाना है, हम कब जाएं स्टेज पे दोबारा। तो ऑफकोर्स ये जगह का मैजिक है। अब आप दोनों ने बात छेड़ी तो मैं एक ऐसे विषय पे आना चाहती हूँ जो मैं जानती हूँ कि हमारे पूरे देश में बड़ा फेवरेट है, और वो है शादी, कंपेनियनशिप। मुझे बताइए एक इक्वल अच्छी सुघड़ शादी का राज क्या है? क्योंकि अगर आप कोई प्रियंका चोपड़ा हैं या आप रूना रिजवी हैं, आप कोई भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, पर घर में आप कैसे कंडक्ट करना चाहिए एज अ हमारे हस्बैंड स्वामी वाइफ? जी ने एक कोट दिया था मैट्रिमोनी पर, जो मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने कहा था कि मैट्रिमोनी इज नॉट टू प्रोक्रिएट मैनी। एक बार फिर से कहिए। मैट्रिमोनी, शादी, इज नॉट टू प्रोक्रिएट मैनी। मतलब शादी कोई केवल बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं होता नहीं है। होता। मैट्रिमोनी इज नॉट टू प्रोक्रिएट मैनी, मैट्रिमोनी इज टू क्रिएट हार्मनी। वाह, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। वाह, इस छोटे से स्टेटमेंट में बहुत कुछ आ गया। बहुत कुछ बेशक। लोग शादी करते हैं, सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, थोड़े दिन वो एक फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल एंजॉयमेंट, जब वो पूरा हो गया, खत्म हो गया और बच्चे पैदा हो गए, प्यार खत्म हो जाता है। सच में गुरुजी शादी में प्यार खत्म हो जाता है क्या? हमने देखा है जनरली शादी करने के बाद थोड़े दिन तक रहता है प्यार, जब तक हनीमून आदि ना मना लो। किसी का साल, किसी का 2 साल, किसी का 2-4 साल। शादी के पहले आप देखिए, जब एंगेजमेंट और वेडिंग के बीच में तो बहुत प्यार रहता है हर किसी का कोर्टशिप में। लेकिन शादी के बाद में उनके फ्रिक्शन शुरू हो जाते हैं, तर्क वितर्क होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्यों? क्या कारण है? शादी के पहले एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। केवल मिलना, लाइटर वेन में हंसी मजाक करना, कॉफी पीना, डिनर पर जाना, कैंडल लाइट डिनर आदि आदि, एक दूसरे को निहारना। अब 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, अब निहारने का टाइम ही नहीं है। और इंसान कितना निहारेगा निहार करके। बिल्कुल। और शादी के पहले निहारने का एक मौका भी था कि दोनों जब आ रहे हैं तो तैयार होकर के आ रहे हैं, बाल वाल, मेकअप वेकअप, अच्छी ड्रेसिंग, तो निहारने का आनंद भी आ रहा है। अब जब साथ में रह रहे हैं तो हर प्रकार से रह रहे हैं, बिना तैयार हुए, बिना नहाए, बिना मेकअप। तो ये भी लगता है कि जो लोग शादी के बाद में जो प्यार उनका कम हो जाता है, उसका एक क्लियर प्रूफ है कि वो सोल से प्यार नहीं कर रहे हैं, वो शरीर से प्यार करते थे। पहले शरीर अच्छा लगता था, मेकअप किया हुआ था, स्मार्ट था, अट्रैक्शन था। अब बिना मेकअप के उसको इतना अट्रैक्शन नहीं लग रहा, तो वो दूर जा रहा है उससे। जो इंसान सोल से प्यार करता है, जो आत्मा से प्यार करता है, वो मेकअप हो या बिना मेकअप हो, या शादी हो या शादी के पहले हो या शादी के बाद में हो, वो उतना ही प्यार करता है। इनफैक्ट उसका प्यार दिन पर दिन बढ़ता है। हमारी शादी को 44 साल हो गए, और फ्रैंकली मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, डेली ऐसे लगता है कि आज ही शादी हुई है। मैं रोज सुबह गुरु माँ को कोई ना कोई बात पर कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, अप्रिसिएशन, तारीफ, नेचुरली खुश करने के लिए नहीं। वो अलग बात है कि खुश होती है, कोई भी खुश होएगा कोई भी जीव खुश होगा। मैं डेली कोई ना कोई चेहरा ग्लो कर रहा है, ड्रेस अच्छी लग रही है, खाना के बारे में कुछ भी। और हम लोग 24 घंटे, 25 साल हो गए मुझे। कैन यू इमेजिन एनी हस्बैंड बीइंग एट होम 24/7?
हमको बेयर कर सकते हो क्या? अ, मुझे पता नहीं शिवमणि जी की नहीं, ही इज ऑलवेज बीन अ ट्रैवलर, तो हमारी जीवन तो ऐसे ही रहा है कि महीने में 25 दिन वो घर पे ही नहीं है। यार इमेजिन कीजिए कि 24/7 वो घर पे रहे, झगड़े तो होंगे बहुत सारे। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम रहते हैं, 25 साल से रह रहे हैं हम एक साथ में। हमारे गुरु के पास जाते थे, साथ में जाते थे, हमने स्पिरिचुअल साधना की साथ में की, एनलाइटनमेंट साथ में हुआ हमारा, हर चीज़ हम साथ में ही करते हैं। तो ये हमारा प्यार बढ़ रहा है बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे करके सोल के अट्रैक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो सोल में ट्रेट्स हैं हम उस पर ध्यान देते हैं, तो वो प्यार बढ़ाता है। मैं देखती हूँ आप दोनों में, मैं जब से मैं नोटिस कर रही हूँ कल से, देयर इज अ ग्रेट टच वुड, देयर इज अ ग्रेट हार्मनी, देयर Yes. इज अ लॉट ऑफ पीस। लाइक आप दोनों को देखकर मतलब खुशी क्या होती है, दे जस्ट हैव टू लुक एट यू एंड यू आर जस्ट इन ब्लिस। ये मैं कल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस बात को। गुरुमा आप बताइए, जो जो औरतें होती हैं, अभी गुरुजी ने ये बात कही कि मैं रोज़ सुबह एक कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, पॉजिटिव बातें कहता हूँ, क्या औरत को ये नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि यू नो एक अच्छी बात, कोई पॉजिटिव सी एक पॉजिटिव बात कह दी कि भाई तुम अच्छी लग रही हो या तुमने ये अच्छा किया। सिर्फ एक जो औरत है उसको सिर्फ यही चाहिए, पॉजिटिविटी एंड ऑलवेज उसको एक अप्रिसिएशन, Appreciation. a small token of स्मॉल टोकन ऑफ लव इज मोर देन इनफ। उसको इतनी सी आप चीज़ देंगे वो उसको जन्नत बना देगी। एक्चुअली लेडीज को कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही, खुशी के लिए। खुशी के लिए। यस, ज्वेलरी भी साइडलाइन कर सकते हैं, ब्रांडेड चीजें भी साइडलाइन कर सकते हैं, अगर सामने वाला एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन कर दे तो दैट इज मोर देन द ज्वेलरी, देन द ब्रांडेड क्लोथ्स, बिकॉज दैट टचेज योर हार्ट। ये सब तो ऊपर की चीजें हैं ना, ये तो एक दिखावा है जो हम पहन रहे हैं, जो अरे इतना महंगा पहना है। मैंने गुरु माँ को कभी भी ज्वेलरी ला के नहीं दी। अच्छा 44 साल में, 44 ईयर्स में एक ड्रेस ला के नहीं दिया, एक साड़ी ला करके नहीं दिया, ज्वेलरी नहीं दिया। और कभी भी ज्वेलरी के लिए बोलते थे कि ज्वेलरी लेनी है, तो बोलता था क्या करोगे ज्वेलरी लेकर के, अभी टाइट चल रहा है, फाइनेंशियल टाइटनेस है, पैसे नहीं है, यही बात। लेकिन कभी भी उसके लिए नाराज़गी नहीं हुई, क्योंकि उसके बदले में एक्चुअली कंपेनियनशिप ज़्यादा मिला, बस उससे घूमना फिरना। तो ऐसा लगा जब इनकम टैक्स रेड आया था, जब काम करते थे ये, तब बहुत बड़ा इनकम टैक्स रेड आया और ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बोली वो मेरा जो हैप्पीनेस था, जो घूमने फिरने का जो हमने खर्च किया, वो तो वो नहीं ले सके। अगर क्या ज्वेलरी बात होता तो लेके चले जाते थे। अब इस बात पे एक शेर बोलना पड़ेगा हाँ मुझे बोलिए ना। कि लोग हमसे मिलके क्या ले जाएंगे, लोग हमसे मिलके क्या ले जाएंगे, सिर्फ जीने की अदा ले जाएंगे। तो वही है, आपने कहा कि वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो मोमेंट्स थे, वो किसी जो वो पैसे ढूंढ रहे होंगे करोड़ों, उससे कई एक्सपेंसिव है। चोरी होने वाली चीज नहीं है, कोई ले जा नहीं सकता है, कभी कम नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया घूम लिए, हर चीज़ एंजॉय कर लिए, और ज्वेलरी तो बैंक के लॉकर में पड़ी रहती। गुरुमा मेरा और एक सवाल है, बिकॉज कल आपने एक बहुत अच्छी बात कही, दो शक्ति खड़ी हैं, तो जमीन हिल गई थी। फ्रॉम अ वुमन टू अ वुमन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो औरतें, जैसे हम कुछ भी कर लें, बाहर कुछ भी कॉन्कर कर लें, पर घर में ऐसी चीज़ें जो हमें डेली बेसिस पे हैंडल करनी पड़ती हैं, वो मेड्स हैं, बच्चे हैं, पति हैं, आप कुछ भी कर लें, पर घर आकर वही चीज़ है। 365 डेज में 24 आवर्स में 3 बार क्या खाना बनेगा? मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। बहुत इट्स अ वेरी इट्स अ बिग टास्क। हाउ डू यू हैंडल दिस एंड कीप योर मेंटल हेल्थ, मेंटल सैंक्टिटी? हाउ डू यू बैलेंस दैट? मतलब जो लोग कहते हैं कि मैं आई वर्क, बाहर भी काम करती हूँ और मैं घर का भी देखती हूँ, नहीं, बट दैट इज़ नॉट ईजी एंड women आर लूजिंग, वी, क्योंकि देखिए men have their आउटलेट, वो भी बहुत मेहनत करें, बट दे आर आउट। जो औरतें घर पर हैं या घर से काम कर रही हैं या काम करके घर संभाल रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली बेसिकली आई वॉज अ होम मेकर, लेकिन जॉइंट फैमिली थी, तो ऐसा फील हुआ कि जो हम हस्बैंड वाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं, खुशी, एक छोटा सा अप्रिसिएशन, तो यहाँ मेरा जो थॉट प्रोसेस रहता था कि जो घर के मेंबर्स हैं उनको खुश रखना है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि खाने में रोज़ हम सोचते हैं कि क्या बनाना, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर,
तो ऐसा लगता था कि मैं एक आइटम तो ऐसा बना दूं कि सबको खुशी मिल जाए उसमें, ये नहीं कि मेरे को जो पसंद है वो बनाना है, मैं जो खाऊंगी वो बनाऊंगी, वैसा नहीं था। आई वॉज द लास्ट प्रेफरेंस फॉर माई सेल्फ, बड़े लोगों के लिए ये बनाना है, बच्चों को ये पसंद है ये बनाना है। और मैं इतनी फेमस हूँ, हमारे जो सोसाइटी, हमारा जो सर्कल है, जो फैमिली का है, कि भाभी जी के जैसा खाना कोई नहीं बनाता। I'm sure. क्योंकि अगर कोई पार्टी हुई होली दिवाली की, आई वुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वंस टेस्ट। तो ऐसा लगता है कि सबको एक छोटी सी खुशी चाहिए, और लेकिन हम क्या हमारे हिसाब से ही करना चाहते हैं, तुमको आज यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ही क्रिएट कर दिया वो एक टेंशन अपने खुद के माइंड में कि नहीं, तुमको जो आज खाना है वो जो मैं दूंगी वो ही खाना है, वैसा नहीं था। गुरुमा, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि आजकल जो लड़कियां हैं, जो जेनजी कहें या जो भी कहें, मिलेनियल, जो अभी आपने कहा ये जो हमारी एक खाना बनाना या घर के कुछ काम, आज के दौर में आई डोंट थिंक किसी को भी कुछ पता है। नहीं है। अगर आप ये कहें कि भाई तुम्हें कुछ आता है, दे से नो वी हैव मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, एंड सो मेनी थिंग्स यू सी ऑनलाइन ऑल्सो, सोशल मीडिया पे, कि वो इसको भी प्रमोट करते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की। ठीक है, नहीं होगी, ओके, मैं उसको, बट क्या इसको आप बीइंग अ वुमेन, बिकॉज वी आर नेचुरली डिज़ाइन लाइक दैट टू, ये यू नो किसी को खुश करना, खाना, घर, दिस इज हमारे अंदर इनबॉर्न है। ये माता पिता सिखाते ज़रूर है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ कंडीशनिंग, दिस इज पार्ट ऑफ नर्चरिंग। इसके बारे में आप कहेंगे कि आजकल की लड़कियों को पूछो, नो आई डोंट कुक, आई डोंट नो, आई ओनली बॉयल वाटर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? I feel this generation is very lucky, and what they are following is the perfect thing. वाह, क्योंकि पहले के ज़माने में फंड्स कम होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बहुत सारा खर्चा नहीं कर पाते थे। आजकल ईच एंड एवरी मेंबर इज अर्निंग, और वो लोग टाइम और कहीं दे रहे हैं, और आप स्विगी करो 10 मिनट में आपके पास 2 जनों का गरम गरम खाना रेडी है। अब क्यों मेहनत करें, क्यों काम वाली से चिक चिक करें? सामान ला के रखो, उसमें कीड़े पड़ गए, किसके पास टाइम है? पहले तो हमारा यही काम था, पूरा किचन संभालो, स्टोर रूम संभालो, सब्जियां लाओ, फिर सल्टाओ, काम वालियों से भी माथापच्ची रहती थी, वो नहीं आया, ये नहीं आया। आजकल इट्स बिकम सो सिंपल, एंड दिस इज द बेस्ट आई फील। और कई चीज जो हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, हम किसी से करवा सकते हैं, और अगर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं तो क्यों ना वो और किसी को दिया जाए। क्या बात है। yes. हमारे में जो पोटेंशियल है वो बहुत कुछ बड़ा करने में है। तो हम छोटी छोटी चीज में हमारी एनर्जी, हमारा टाइम वेस्ट करके हम बड़े चीज को मिस कर रहे हैं, वो पाप है वो। वाह। तो मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ कि अगर यंग जनरेशन लड़कियाँ हो, खाना बनाना नहीं सीख रही हो, मैंने कभी भी हमारी बेटी को भी हमने कभी भी फोर्स नहीं किया, तो शादी तक किचन में गई नहीं, और जब उसकी शादी होने की थी तो हमने जहाँ शादी हो रही थी वहाँ उनको कह दिया कि इसको खाना बनाना नहीं आता है। अब वहाँ से जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि बहुत अच्छा है, नहीं आता है, क्योंकि इसको वो सिखाएंगे जो हम चाहते हैं। अगर खाना बनाना सीख के आती और जिस घर में जा रही है उनका टेस्ट अलग होगा, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा, वो भूलना पड़ेगा पुराना और नया सीखना पड़ेगा। फिर वहाँ पर उनकी जो मदर इन लॉ थी, वो उन्होंने कहा कि वो न मुझे इंटरेस्ट है खाना बनाने में, न वो बनाएगी, हमारे पास कुक है तो ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप वो अलाइनमेंट हो रहा था। तो आई बिलीव कि अगर हम बड़ा कुछ कर सकते हैं तो छोटी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। वैसे भी आपकी जनरेशन, आप लोग सोचते हो कि हम खाना बनाते हैं, आपके पहले आपके पेरेंट्स, आप जो खाना बनाते थे उससे ज़्यादा काम करते थे। वो तो स्पाइसेस, हर चीज़ घर में ही बनाना, पीसना, कूटना। उसके पहले तो आटा भी घर में ही गेहूँ ला करके उसको पीसना करना। पहले पापड़ बनाते थे लोग, क्या क्या करते थे। तो आप लोग वो सब नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो उस जनरेशन को भी बुरा लगा था। मेरी माँ को कई बार बुरा लगता था, गुरु माँ के लिए, हम तो इतना काम किए हुए, तुमसे नहीं होता है। तो नोबडी वाज सेटिस्फाइड। तो अब अगर बुरा लग रहा है तो हमको समझना चाहिए कि नहीं, ये दे आर गोइंग टू डू समथिंग बेटर, समथिंग मोर। ग्रेट। नथिंग रॉन्ग। इसमें दूसरा एक बेनिफिट ये भी है
कि जो जैसे खाने बनाने की बात अगर है, एक लड़की को खाना बनाना का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो और कुछ करना चाह रही है, तो हम ये भी मानते हैं कि एक जॉब क्रिएशन के लिए भी अच्छा है। आज स्विगी मंगाओ या कुक रखो तो कहीं ना कहीं हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, एक इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज है। बिल्कुल। आज कई जो क्लाउड किचन्स बन गए हैं और ऐसे भी बहुत हैं जो एकदम आपके घर का खाना आपके टेस्ट का भी बना के देते हैं आपको। देते हैं, हाँ। यहाँ पर हम देखते हैं कई ऐसी लेडीज वो आर सिंगल लेडीज, उन्होंने ये काम शुरू किया है। तो जो लोग घर में खाना नहीं बनाना चाहते हैं वो उनसे अपने टेस्ट का खाना बनवाते हैं, जो वो एकदम रेडी फ्रेश बना करके भेजते हैं उनको। इट इज़ एज गुड एज होममेड फूड। तो यहाँ पर आपका वो काम बच गया, टाइम बच गया, यू आर एबल टू डू समथिंग बेटर। बेटर, यस। उसको काम मिल गया, सिंगल लेडी है, उसके पास दूसरा काम नहीं है, उसको सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। तो अच्छी चीज है। हमारी मदर ने भी कभी मुझे किचन में जाने नहीं दिया। मेरी नानी 100 रोटी बनाती थी और मेरी मम्मी कभी जाती थी किचन में तो मेरी नानी कहती थी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि तुम 4 लोग रोटी बनाने के लिए रख सको। ट्रू। सेम बात, वही ये बात सोच अपने- होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। अब मैं एक ऐसे विषय पे आना चाहती हूँ जिसके बारे में इंडिया में कम बात होती है हमारे यहाँ, वो है मेंटल हेल्थ ऑफ मेन। औरतें हमेशा हम अबला नारी या दुखिया, औरतों के साथ ये हो रहा है, लेकिन हम कभी आदमियों के बारे में बात नहीं करते जो एक परिवार का स्तंभ है, पिलर है। वो हैं तो सब कुछ है, मतलब दे कैरी अ लॉट ऑफ बर्डन। और अबला पुरुष के बारे में बात अब तो men are also suffering, they can't cry, मर्द रोते नहीं हैं, पर वो कितनी सारी चीज़ें खामोशी से बड़ी सी छाँव, बड़ा सा पेड़ है घर का। तो व्हाट अबाउट दैट गुरुजी, जो आजकल भी आप सुनते हैं कि काफ़ी केसेस भी ऐसे हैं कि औरतों ने कुछ डिवोर्स केसेस में कि रॉन्ग एलिगेशंस लगा के सारी संपत्ति लूट ली। बट ओवरऑल आई एम सेइंग कि हाउ डज अ मैन हैंडल हिज मेंटल हेल्थ? दैट इज ट्रू। एक्चुअली यहाँ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। थोड़े साल पहले हमारा एनिवर्सरी था, सेलिब्रेशंस था यहाँ पे, तो बोली लड़की को तो हमेशा तैयार करके भेजते हैं कि तुमको ससुराल जाना है, वहाँ एडजस्ट होना है, लेकिन बेचारे लड़के का क्या हालत है, उसको तो प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। उसको मालूम ही नहीं होता कि नेक्स्ट डे से उसके साथ एक वाइफ रहने वाली है, उसके टेस्ट क्या होंगे। वो जो एक लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था रूम में, उसको अब वो रूम में भी फ्रीडम नहीं है। वाओ। अब रूम शेयर करना पड़ेगा उसको। एंड ही हैज़ टू एडजस्ट टू सो मेनी थिंग्स विच ही वाज नेवर थॉट, ना बताया गया। लड़की को तो शुरू से नहीं, तुमको एडजस्ट होना है सास के साथ। यहाँ डॉटर को पूरा सिखाया जा रहा है, लेकिन सन को कैसे एडजस्ट होना है वो नहीं सिखाया जाता है। यहाँ आके मैं सच में एक बात कहना चाहूँगी, ऐसे पर्सपेक्टिव्स मैं देख रही हूँ जो होता है ना, आप भी दुनियावी चीज़ों के साथ आप भी उसी में, ये पर्सपेक्टिव मैं सोचा ही नहीं कभी। यूजुअली हम लड़कियों के लिए, अरे बेटी, हमारी बेटी घर छोड़ के जा रही है, बाबुल की दुआएं लेती जा, और बेटी वहाँ जाके करना। बट ये पॉइंट जो अभी आपने कहा, ये बिल्कुल सही है। ये बात एक कपल शेयर किए थे हमारे साथ ये टॉक के बाद, काफ़ी महीनों बाद। तो बोल रही ये प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड मेरे रूम में ही लेके आ जाता है खाना। और बोली अरे वो एंजॉय किया हुआ इतने साल, तुम तो अब आई है, 1 साल में आई है तुम, उसके पहले से उसको वो आदत है, धीरे धीरे वो चेंज कर लेना, तुम उतना ही है। तो दैट पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स, क्योंकि उनको नहीं सिखाया गया है बॉयज़ को, तो उनको मेल ईगो हर्ट होता है। वाई इन माई रूम, ये क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही है, अरे ये अब शेयर करना है, वो थॉट भी नहीं दिया गया। एक हस्बैंड की या एक आदमी की मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक एक औरत पर निर्भर करती है। वाह। हम केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड पे नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि वाइफ पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड की मेंटल हेल्थ को टेक केयर करने की। हस्बैंड आता है ऑफिस से, वो कितना जूझ के आया होगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टमर, पेमेंट, बैंक्स आदि आदि, वो दुनिया से जूझ रहा है अपने आप को, एक फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए। ही हैज़ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर एक हाउसवाइफ है और एक हस्बैंड वर्किंग है, तो यहाँ पर तो बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर हाउसवाइफ की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हस्बैंड जब घर आए तो उसको प्यार दे, उसके साथ अच्छी बात करे, सज धज के रहे आपके जैसे। मुझे गुरु माँ की टेक्निक याद आती है। मैं जब भी ऑफिस से आता था
तो ऑब्वियसली लंच टिफिन लेके जाते थे। अब टिफिन में वो तृप्ति नहीं होती है जो घर घर में। में खाने में होती है। जो फ्रेश खाना खाते हैं उसकी तृप्ति और टिफिन में खाने की तृप्ति तो बहुत अलग है। तो ऑब्वियसली वो तृप्त होके भी नहीं रहते थे दिन भर, और मेंटल इंटेलेक्ट इतना लगा करके घर आते थे तो थोड़े थकान रहती थी। तो थोड़ा कोई चिड़चिड़ापन अगर किसी बात पे होता था तो एक मिनट आप रुकिए, कुछ भी अंदर से जा करके कोई मिठाई, कुछ नमकीन, कोई समोसा, एक टेस्ट करके बताइए कैसा है, एक बार खाइए इसको। और मैंने 99% टाइम देखा है कि जैसे थोड़ा पेट में कोई चीज गई, मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता था। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पुरानी बात, अभी वो स्टेट नहीं है। तो ये टेक्निक अगर एक लेडी सीख जाए कि हस्बैंड को अभी क्या चाहिए, एक 10 मिनट उसके साथ में बेयर कर ले, उसके टैंट्रम्स, ये बहुत मुश्किल है। हम हस्बैंड्स को कहते हैं कि घर में एंटर करने के पहले अपनी स्टेटस बाहर रख के आया करो, अंदर रामू काका बन के आया करो। बट एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ये अगर वाइफ समझे और 10 मिनट उसको टाइम दे दे, उसको जैसे करना है उसके टैंट्रम्स को बेयर कर ले, हिल बिकम नॉर्मल। कुछ खाने के लिए दे दे, कुछ अच्छी बात कर ले। थका हुआ इंसान भी जब घर आता है और अगर उसको कोई कहता है कि आज आपके चेहरे पे कुछ ग्लो दिखाई दे रहा है, हिल ग्लो, एक सेकंड में, एक थॉट में कन्वर्शन हो सकता है। और 99% मैंने देखा है लेडीज को, वाइफ्स को, हस्बैंड घर आता है, आप मुंह लटका के घर क्यों आते हो, आप गुस्से में क्यों आते हो घर, आप अपने बिजनेस का टेंशन घर में मत लाया कीजिए। ये टॉन्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी टेंशन में है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, और ऐसे टॉन्ट्स करके उसको और बढ़ा रहे हैं। जहाँ उसको सुख शांति मिलनी जहाँ चाहिए घर पे नहीं में। लाएंगे तो कहाँ लाएंगे फिर? कहाँ रहेंगे? तो ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लेडीज के हाथ में भी है कि अपने हस्बैंड्स का मेंटल हेल्थ अच्छा रखे। जहाँ दोनों वर्किंग है, आज की जनरेशन दोनों वर्किंग है, वहां पर दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब मिले घर पर तो दोनों के दिन भर के स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सुन लें। लेंड योर ईयर्स, एक कॉन्सेप्ट होता है, लेंड योर ईयर टू योर पार्टनर। उसकी बड़ दिन भर की जो भी उसके साथ चला है वो 10 मिनट सुन लीजिए, वो रिलैक्स हो जाएगा। तो एक दूसरे की बात सुन लीजिए, क्या हुआ आज ऑफिस में, कैसा रहा ऑफिस, आज स्ट्रेस रहा क्या। तो जब वो शेयर कर लेगा तो हल्का हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी तारीफ कर दीजिए, थोड़ा सा खाने के दे दीजिए, फिर देखिए यहाँ प्यार बढ़ेगा। और वही एक दूसरे मिलते ही कोई अगर ऐसी बात हो गई जो एक फायर क्रिएट करेगा तो वहाँ पर प्यार भी कम होगा, डिस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं लाना चाहूँगी। जैसे पुराने ज़माने में मैं मेरे मदर इन लॉ को देखी हुई हूँ, शाम होते ही मुंह धोना, बाल बनाना, साड़ी चेंज करना या अच्छा रखना। पुराने ज़माने में तो गजरे भी लगाते थे, और मेरी फ्रेंड्स भी शेयर करते थे कि उनके मदर इन लॉ भी उनका सिखाया हुआ था जब शादी होके आए कि शाम के 6 बजे के बाद कोई घर का काम नहीं करना। जो भी मसाले हैं, जो भी करना है हम दिन में कर लेंगे, जेंट्स के आने के पहले घर का काम पूरा बंद, खाली जो खाना खिलाना है उतना रेडी रखो, तैयार हो, फूल लगाओ, स्मेल एक देखो कोई nice. भी, हाँ, जब एक घर आ रहा है तो थकान दूर करने के लिए आ रहा है हस्बैंड या जो भी जेंट्स हैं, तो घर में एक वातावरण शांति का, कि वाइफ नहीं मिल रही है, वाइफ कोई काम में बिजी है, माँ नहीं मिल रही है, माँ और कहीं बिजी है। तो ये जो पुराने सिस्टम्स हैं हम नहीं फॉलो कर रहे हैं आजकल, कि जैसे हैं वैसे ही हैं, पसीने से भरे हुए हैं तो वैसे ही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए रिलेशनशिप में, क्योंकि आदमी आता है शांति के लिए, पीस के लिए, घर में एक पार्टनर के साथ रहने के लिए, और वहीं वो पीस नहीं मिलता उनको। इसमें एक मजेदार बात बताऊं। हमने तो आज तक हस्बैंड्स को बताने की कोशिश की कि वाइफ के साथ में कैसे डील करना चाहिए। आज आपने पहली बार हमको वाइफ को बताने के लिए कहा कि हस्बैंड के साथ कैसे डील करना चाहिए। हम लोग थोड़े यहाँ बदनाम भी है कि गुरुजी गुरु माँ लेडीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि लेडी इज़ द सोर्स ऑफ द क्रिएशन, डेफिनेटली लेडी इज़ द सस्टेनर ऑफ द क्रिएशन।
एंड लेडी कैन बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्रिएशन क्रिएशन ऑल्सो। ऑल्सो डेफिनेटली। तो वो डिस्ट्रॉय न करे पीस को, फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को, तो हम लेडीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इनको निखारा जाए, बट ये आज थोड़ा रिवर्स हो गया है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि औरत अपने आप में इतनी सक्षम है, जो क्रिएशन को जन्म देती है, ऑलरेडी वो स्ट्रांग ही है, शी इज स्ट्रांग। That is बट मेन मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है आदमियों की जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। वो चल रहा है, जब तक चल, जब वो गिर जाए कभी, तब लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ। कई बार तो उन्हें गिरना भी अलाउड नहीं है। इसमें मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि हम एक बार, जैसे आप जानते, शिवमणि जी बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, उनकी वजह से मैं खुद मेरे जीवन में बहुत स्पिरिचुअलिटी और इसका आगमन हुआ है। हम एक बार एक गुरुजी के पास गए थे, तो उन्होंने झट से शिवमणि जी को देख के बोला, व्हेन यू कम होम टेक आउट दिस सेलिब्रिटी जैकेट एंड देन एंटर योर हाउस। तो वही आपने जो वो बात अच्छा कही है एक हस्बैंड के लिए, हम भी कहते हैं हस्बैंड्स को, बट ये भी अगर जो आज अभी बात हुई, एक वुमेन इस एस्पेक्ट को देखे कि हस्बैंड थका हुआ आया है, उसको क्या चाहिए अभी। यस हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि फील द फील ऑफ द अदर पर्सन। यस, एक कॉन्सेप्ट है ये, फील द फील ऑफ द अदर पर्सन, फील द फील ऑफ द अदर पर्सन। वाओ, नॉट द पर्सन जो दिख रहा है वो नहीं, उसके फील को फील करने की कोशिश कीजिए। जब आप फील को फील करने की कोशिश कीजिए, जैसे अभी एक गुरु माँ ने भी कहा कि हस्बैंड आया और औरतें बिजी अपने अपने काम में, कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसको नहीं चाहिए कोई भी, ये भी पॉसिबल है कि वो आएगा और कोई अगर लेडी आ जाए सामने, कैसा रहा क्या रहा, अभी बात करने का मूड नहीं है, ये भी पॉसिबल है। कई बार ये है कि बात करो तो वो रिलैक्स होता है, और कई बार बात करने की कोशिश करो तो और स्ट्रेस होता है, तुमको क्या करना है, तुम तुम्हारा काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, ऐसे भी हो सकता है। तो जो इंसान उसकी फील को फील करता है, एक दूसरे की फील को फील करता है, वो समझ जाता है इसको भी बात करने की इच्छा है, बात करने की इच्छा नहीं है, इनसे दूर रहें, नज़दीक रहें, कुछ खिलाएं नहीं खिलाएं, पूछे नहीं पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं एक फिर से एक शेर आ रहा है, गज़ल, तो गज़ल और सूफी में क्या बात बात पे शेर आ जाता है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी। मेरी 7 साल की बिटिया है मिलाना, और कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी। जब हम बैठे थे तो गुरुजी ने एक बात कही कि बच्चे जब घर आए करें स्कूल से तो उन्हें पूछो मत कि नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इधर क्यों बैठे, उधर क्यों बैठे, ऐसे क्यों किया, जस्ट लेट देम बी। तो मुझे हिट हुआ कि अरे हम तो यही कर रहे हैं, अरे बैठो, जूते उतारो, और तुम नमस्ते नहीं किया, दादी आई है, नानी आई है, हमें कुछ नहीं बोला, और वो बच्चा बस जिस स्टेट में है उसको इग्नोर करके। तो ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आपने ये भी कहा 2-3 दिन भी बात ना करे, या वो उस वक्त उसका जो मन है करने दो। हम ये फॉलो करते हैं घर में। कई गेस्ट आते हैं और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आते हैं उनके सामने, आप भी जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। हमने आज तक नहीं कहा कि आओ प्रणाम करो, जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। कई घरों में ऐसे संस्कार के नाम पर बच्चों पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि बच्चे माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं। गुरुजी, जय श्री कृष्णा और नमस्ते या सलाम जो बोलना, ये तो अच्छी बात है ना, तो क्यों अच्छी नहीं बात बोलना? या बुरी बात नहीं है। उस समय बच्चे की स्टेट क्या है, क्या वो 20 साल के बाद सीखेगा नहीं इन चीजों को? क्या 10 साल के बाद नहीं सीखेगा? वो सीख जाएगा ना। आप एक पेड़ है, आपने एक प्लांट किया है, एक प्लांट को, सैपलिंग को आपने प्लांट किया है, अब आप उसके पीछे पड़ जाओ कि बड़ा हो, फूल दे, फूल दे, फूल दे, फल दे, फल दे, कैसे देगा? जो कबीरदास जी का एक दोहा है, मुझे दोहा पूरा याद नहीं आ रहा है, बट 100 घड़ा सींचे पेड़ को फल आए, ऋतु आए तो फल होए। एक दोहे में बताते हैं कि 100 घड़े भी सींच लो उसको, ऋतु आएगा ही जब फल होगा ना। आएगा, सही बात। तो नेचर ने हमको ये सिखाया है कि हर जीव में भी नेचर को ही देखो, और हर जीव की नेचर भी अलग अलग है। एक प्लांट है, हाइब्रिड है, 3 साल में आम दे देगा। एक पेड़ है 10 साल लगाएगा आम देने के लिए। अब 3 साल में आम दे दिया एक पेड़ ने, आप 10 साल वाले को जाके पीछे पड़ो, 100 घड़े उसको सींचो, पानी दो, वो 10 साल में ही देगा वो।
इनफैक्ट आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो। तो हमने बच्चों को आज तक, गेस्ट आए प्रणाम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, उनके साथ बैठा तो ठीक, सामने आया ही नहीं तो ठीक, तो कम से कम हमारी रिलेशनशिप तो उनसे बहुत अच्छी है। गेस्ट तो कितनी देर के लिए आएगा? आधे एक घंटे के लिए आएगा। हम उस आधे घंटे में बच्चे को ये कर वो कर, पानी पिला, प्लेट ला, प्लेट ले जा, हम अपने आप के अपने बच्चों को एक परफेक्ट बीइंग दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कितने संस्कारी हैं। बच्चे तो ये बोलेंगे अगले बार कोई गेस्ट ही नहीं आना। आए और उस संस्कार के चक्कर में हम हमारे बच्चों के साथ में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, एक आधे घंटे के गेस्ट को खुश करने के लिए और अपने आप को अप्रिशिएट करवाने के लिए कि आपके बच्चे बहुत संस्कारी है, हम अपने बच्चों से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी मूर्खता है, हम ये नहीं करते हैं। और आज लोग हमारे बच्चों के लिए कहते हैं कि आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं। वो मिलते हैं तो अच्छे मिलते हैं, नहीं मिलते तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जय श्री राम नहीं बोला, जय कृष्णा नहीं बोला, लेकिन स्माइल किया, अंकल कैसे हो, क्या हो, छेड़खानी किया, वो ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को। और हमारे साथ में उनकी रिलेशनशिप 100% बेस्ट टू बेस्ट रिलेशनशिप है। हम उसको संस्कार मानते हैं। क्या बात है। माँ बाप के साथ में बच्चों की रिलेशनशिप अच्छी हो, हार्मनी हो, कुछ भी बात कर सके खुल करके, अच्छी बुरी सही गलत तो भी बात कर सके, हम उसको संस्कार मानते हैं, न कि दिखाने वाला संस्कार। और वो तो तभी आएगा जब बच्चों में प्रेशर नहीं होगा। हाँ। जब उन्हें पता है बार बार मम्मी पापा बुला के ये कर वो करो, तो फिर वो नहीं करेंगे, वो डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अभी मैंने कल शेयर किया आपसे, जी 10-11 साल का मेरा पोता एक दिन आके, दादा डू यू नो व्हाट इज क्रश? तो मुझे नहीं पता हमारे टाइम में क्रश था ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा व्हाट इज क्रश? यू नो व्हेन वी लाइक समवन एंड यू डोंट नो दैट समवन लाइक्स यू, दैट इज कॉल्ड क्रश। क्रश, बाप रे। Oh, I didn't know. Do you have crush on someone? Yes, Dada, I have a crush. Then what happens next? Did you tell that girl that you have a crush on her? No, I didn't tell. My friends are telling me to tell, but you know, 2 of my friends have the same crush on her. 11 साल का बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है। मुझे ये पता है अंदर उसको वो फील, वो एक लड़का लड़की का नहीं है, एक ट्रेंड, ये टर्म सीख रहे हैं, ये क्या होता है, दे आर एंजॉइंग इट। इट इज नथिंग बट एडवेंचर फॉर द चाइल्ड। तो मैंने उसको गलत नहीं लिया, मैंने उसके साथ में हंसी मजाक किया, तो वो हर चीज आकर के शेयर करता है एंड आई एंजॉय। जब रिलेशनशिप हमारी अच्छी होती है बच्चों के साथ में, हमको कॉन्फिडेंस है कि मेरा बच्चा कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और वही अगर उस समय आप उसको रोक दो, डांट दो, ये सब तेरे एज की बात नहीं है, ये क्रश की बात मत करा कर, लड़कियों की बात मत कर, लड़कों की बात मत कर, ये मत कर। हमने देखा है आज तो 8-8, 9 साल, 10 साल के लड़के लड़कियां डेट पे जाते हैं, उनको पता नहीं है डेट क्या है। पता है हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां आते हैं डेट पर, उनको डेट का पता नहीं है, दे जस्ट वांट टू बी टुगेदर। उन्होंने सुना, मूवीज में देखा, सीरियल में देखा, बुक्स में पढ़ा, ये डेट ऐसा होता है, साथ में जाते हैं, वो फील नहीं है। दे आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग बिगर देन दैट, दे आर एंजॉइंग दैट, यू नो, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर। लेकिन गुरुजी क्या ये थोड़ा स्कैरी नहीं है? मतलब एज अ मदर ये सुन के ही मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरी डॉटर भी यू नो शी इज 7 years old, तो उसने भी एक दिन ऐसे ही कुछ एक सवाल मेरे से पूछ लिया कि मम्मा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज, उसने भी यही उसने भी यही क्वेश्चन, मम्मा यू नो व्हाट इज़ क्रश। तो मैं तो डर गई। एंड कई बार बच्चे कुछ ऐसे भी वर्ड से इंट्रोड्यूस होते जो हम नहीं चाहते वो इंट्रोड्यूस हो। हाउ डू यू हैंडल अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस विद योर चिल्ड्रन? बहुत ग्रेसफुली उनको बोलिए, उसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जा करके टॉक देम अबाउट सम, यू नो, इन अ ग्रेसफुल मैनर उस चीज को। एक तो सबसे पहले गलत है, हाँ, ये बोलना ही नहीं है, करेक्ट, हाँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए। अलाइन विद दैट पर्सन, बिकॉज अगर थॉट आ गया है, एक बच्चे के माइंड में कोई थॉट आ गया है किसी भी लेवल का, तो उसको नेगेट करना, उसको सप्रेस करना इज नॉट द सॉल्यूशन।
हम सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी पापा को पसंद नहीं है। तो और कहीं किसी से बात करेंगे, कहीं सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। तो उससे अच्छा है कि हमसे ही बात करें और हम अच्छे ग्रेसफुली उनको समझाएं उस चीज़ के बारे में, तब उनका माइंड शांत हो जाता है। उनका माइंड शांत हो जाता है। शांत माइंड में फिर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अशांत माइंड में और कई क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड है। तो बच्चे को अच्छा से ग्रेसफुली समझा करके, ज़रूरत पड़े तो वो हमारा टेस्ट है, वो हमारी आर्ट है। कल आपने और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही अबाउट बुलिंग, कि अगर स्कूल में बच्चे बुली जब होते हैं, कई बार नया बच्चा कोई एडमिशन हुआ या किसी भी क्लास में, बुलिंग कैसे हैंडल करनी, क्योंकि वो भी एक बिकॉज पेरेंट्स तो जब अगर पेरेंट्स तो स्कूल में नहीं है और टीचर्स सारे बच्चों को तो निगरानी रख नहीं सकती हैं, तो कैसे बुलिंग से आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करें कि वो उसे कैसे फेस करें या हैंडल करें? कहीं ना कहीं बुलिंग वही बच्चे होते हैं जो या तो बहुत शर्मा रहे हैं, या हर किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं, या अपने ईगो में बिकॉज ऑफ सम स्टेटस, कोई बड़े पैसे वाले का बच्चा है, कोई बिजनेसमैन का है, कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है, तो उसको बुलिंग करते हैं लोग। कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज़ होती है और वो सबसे जेल नहीं कर रहा है। तो बच्चे को तो एक सिखाना चाहिए कि सबसे जेल करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस के कारण, तुम्हारे वेल्थ के कारण, रिचनेस के कारण कई लोग तुमसे हो सकता है जेलसी करेंगे। तो उसको हम थोड़ा समझा सकते हैं। छोटे बच्चे भी आजकल समझते हैं इन चीज़ों को। हम सोचते हैं कई बार कि ये इतनी बड़ी बात समझेंगे नहीं, लेकिन हमने तो एक्सपीरियंस किया है। छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बात भी समझता है, अगर उसको अच्छे से उसके लेवल पे जाके समझाया जाए। तो जब उसको समझाया जाए, हमारे बच्चे भी आते थे बीच में, बोलते थे कि बुलिंग कर रहे हैं स्कूल में, ऐसे है। हमने उनको समझाया, एक, बुलिंग विल टेक प्लेस, डोंट बॉदर। नंबर 2, ट्राई टू बी मोर फ्रेंडली विद देम। मैंने कहा कभी तुम अपने फ्रेंड्स को पूछो जो बुली करते हैं, तुम्हारा कुछ काम है क्या, उसको कभी गिफ्ट दे दिया, कभी तुम्हारा नोट्स बनाना है क्या, या उसको अप्रिशिएट करो कि तुम कितना अच्छा पढ़ते हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा ड्रेसअप करते हो। थोड़ा सा सामने वाले को जो बुलिंग कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया, वो बुलिंग करना बंद कर देगा, इसका दोस्त बन जाएगा। मेरी डॉटर ने, उसके बारे में कहूँगी मैं, कि एक बार वो आई और कहती है, मम्मा यू नो दैट बॉय ही हिट मी। तो मैंने कहा बेटा व्हाट डिड यू डू, डिड यू हिट बैक? नो आई डोंट हिट बैक, क्योंकि जो मारता है वो हारता है। वेरी नाइस। ये चीजें सिखाना चाहिए। तो वो उसको हम कोशिश तो करते, लेकिन एज अ माँ ना, मैं थोड़ा कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, और दीज आर पासिंग फेजेस। यस यस लाइफ हैज नॉट स्टॉप देयर, यस। एंड लाइफ विल नॉट बी ओनली दिस। अब अगर आप 20 साल के बाद देखोगे अपने बच्चे की लाइफ, विल दैट बुलिंग कंटिन्यू? नो, द चाइल्ड विल ग्रो, चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। और थोड़ा बहुत ये होता है तो अच्छा भी है, ये स्ट्रॉन्ग बच्चों को, हाँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं कई चीज़ों के लिए, तो इट इज़ फाइन। डरने की जरूरत नहीं है। एज पेरेंट समझाना अच्छा है, बट डरने की जरूरत नहीं है, और बच्चे को भी डराना नहीं चाहिए। नहीं, और टिट फैट टैट तो कभी भी नहीं करना कभी भी नहीं। यस, वो मेरा भी गोल्डन रूल है, नो टिट फॉर टैट। तो जी जो मेरा अगला सवाल है वो मेरा एक पर्सनल सवाल है। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मेरे जो फादर हैं मेरे साथ, वो, मैं उनको थे नहीं कहती, हैं ही कहती। ही वॉज अ राजपूत मुस्लिम, माई मदर इज़ अ बंगाली ब्राह्मण। और हमारी तरबियत उन्होंने बहुत ही एक वास्ट कैनवस में की। हमें उन्होंने कभी ये मैंने सुना नहीं, ये मत करो, ये ठीक नहीं, ये हमारा नहीं, सब हमारा है। हम ईद भी करते हैं, हम दिवाली भी करते हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा भी होती है। मेरे फादर साहब संडे को बैठ के महाभारत का जो एपिसोड आता था, उसके बाद 1 घंटा वो मुझे एक्सप्लेन करते थे, मुझे, मेरी सिस्टर को, आज अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, आज भीष्म। मतलब हमारे घर में संगीत और ह्यूमैनिटी की, वो उनका एक ही मोटो था कि बी नाइस, बी काइंड एंड डोंट ओवर पावर फॉर एनीथिंग। तो उसी को लेकर हम बड़े हुए। पर जो हमेशा एक क्वेश्चन रहता था, जैसे मुझे याद है मैं स्कूल में कहती थी कि आई एम अ मुस्लिम बट माई मदर इज अ हिंदू एंड आई रिस्पेक्ट बोथ रिलीजन्स। तो लोग समझते नहीं थे, वो नो बट यू आर दिस, यू आर दैट। तो मज़हब क्या है, ये रिलीजन, ये क्या है गुरुजी?
रिलीजन एक हमको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल देने के लिए बना है, एक मर्यादा के लिए दिया है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए दिया है, एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए है। क्योंकि इतने ह्यूमन बीइंग्स हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल कि सारे दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स एक ही टाइप की लाइफ जिए। जैसे आज हमारे छोटे से परिवार में भी जहाँ हम 4 लोग होते हैं, हमारी 4 की सोच अलग अलग होगी, बेशक। चारों की सोच एक जैसी नहीं होगी। तो रिलीजन इसलिए बना है कि जिसकी सोच मैच होती है एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की, उसका एक रिलीजन बन गया। हिंदू है, मुस्लिम है, पंजाबी है, क्रिश्चियन है, और उनमें भी कई डिविजन्स हो गए। आज मुस्लिम में भी ऐसा नहीं कि इस्लाम एक ही है, उसमें भी कई डिविजन्स हो गए, Divisions है, हाँ। हिंदूज में भी हो गए और होते जा रहे हैं। हम जैन्स हैं, जैन में पैदा हुए हैं, तो जैन में भी 4 सेक्ट्स हैं, उनके चारों के ही अलग अलग नॉर्म्स है, उनके Norms है, डिसिप्लिनरी उनके सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स है। एक मूर्ति पूजा करता है एक जैन में, और हम लोग तेरापंथी है जैन में जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। भगवान महावीर के ही अनुयायी हैं, उनमें भी समझ का डिफरेंस है। अच्छा। एक दिगंबरी है जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। एक है एक स्थान में रहते हैं, हम लोग है एक स्थान में, हमारे जो साधु संत है एक स्थान में रहते भी नहीं है। तो इनमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो एज सच एक स्टाइल, एक डिसिप्लिन, एक मर्यादा सारी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो इनको रिलीजन कहा गया है। जो कुछ लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो सम काइंड ऑफ नॉर्म, उसको रिलीजन कहा गया है। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि वहां पर धीरे 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 मेरा रिलीजन बेटर और दूसरे के रिलीजन को बिलिटल करना शुरू कर दिया। बेशक। ये रिलीजन के कुछ पॉलिटिक्स कह दीजिए, ठेकेदार कह दीजिए, उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया रिलीजन को, और वो डोमिनेट करते करते अपना एक औहदा, एक स्टेटस बना लिया उन्होंने। अब उन्होंने, कई लोगों ने, कई अच्छे भी हैं जो अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, कई हेटरेट डेवलप कर रहे हैं। ये गलत है। रिलीजन बना उसके लिए नहीं है कि हम एक दूसरे को डिफरेंट देखें या बिलिटल करें। भाई मैं एक रिलीजन, मैं एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, डिसिप्लिन बिलीफ सिस्टम से, आप दूसरा फॉलो कर रहे हो, आप अपना अच्छा फॉलो कर रहे हो, मैं मेरा फॉलो कर रहा हूँ। बट इवेंचुअली वी शुड लिव लाइक अ ह्यूमन। यस। मुझे सलमान खान के टी शर्ट पर बहुत अच्छा लगता है, वो बी ह्यूमन, बहुत अच्छा लगता है। यू शुड बी ह्यूमन, डोंट अटैच दिस एट्रीब्यूट्स। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये पंजाबी है, ये जैन है, ये तो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस है, इनका कोई मतलब भी नहीं है। सारे झगड़े यहीं से शुरू होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है टू यूनाइट एवरीवन एंड टू सी वननेस इन एवरीवन। एवरीवन इज ह्यूमन इन स्पिरिचुअलिटी। वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये वहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है, रिलीजन तक ही है। तो रिलीजन अच्छे पर्पस के लिए बना है। कुछ ब्लैक शिप होते हैं जो रिलीजन में नहीं, हर जगह ही होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ब्लैक शिप हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी बदनाम कर दिया है। बिजनेस में भी ब्लैक शिप है, प्रोफेशन में भी है, उन्होंने प्रोफेशन को बदनाम किया है। बट प्रोफेशन, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन बना उसके लिए नहीं है। सो वी शुड ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल, बी ह्यूमन, सी वननेस इन एवरीवन। हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हुए हम सब में उस एक एलिमेंट को देखें जो सब में कॉमन है। जो सब में कॉमन है, और वो है कॉन्शियसनेस, वो है एनर्जी। हम उसको किसी भी नाम से कह सकते हैं। हम भगवान को लाएंगे तो फिर एक रिलीजन बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं मानता इसको। बट देयर इज समथिंग विच इज देयर इन एवरीवन, विच इज कॉमन। बहुत खूबसूरत बात है, विच इज कॉमन इन एवरीवन। और रिलीजन तो बाय बर्थ हमको रिलीजन मिला है, नॉट बाय फ्री विल। इफ यू आर बोर्न इन a Muslim family, you have become Muslim. Correct. It was not your free will. If I am born in a Jain family, I am called as a Jain. अब spirituality मुझे ये सिखाता है, that is by birth, but your free will is to see that one common element of consciousness और energy और प्राण या कुछ भी कहिए, that is same in everyone, by whatever name we call it. जो
इस्लाम में अल्लाह बोला गया है, वही वेदों में ब्रह्म बोला गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म और अल्लाह। अल्लाह, वाह। अगर दोनों के आप एट्रीब्यूट्स आप ध्यान से देखोगे, दोनों के एट्रीब्यूट सेम है। ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह भी ओमनी प्रेजेंट है, ब्रह्म भी ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट, द मोस्ट पावरफुल, ब्रह्म भी मोस्ट पावरफुल। दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं डिफरेंट नाम से, एंड बोथ आर फॉर्मलेस। ब्रह्म भी फॉर्मलेस है, अल्लाह भी फॉर्मलेस है। क्रिश्चियनिटी में गॉड बोला गया है या फादर कुछ बोलते हैं, वो भी फॉर्मलेस की बात करते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, सभी के इवेंचुअली जो हाईएस्ट जो बात कर रहे हैं, सभी धर्म एक ही बात कर रहे हैं, बेशक। टर्म अलग अलग यूज किया है, उस टर्म को उन्होंने फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग परसीव कर करके उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया है। मेरे फादर साहब ने हमेशा ना, बचपन से मैं देखती हूँ कि देखा है मैंने कि वो अपनी नमाज़ पढ़ते थे। वो उनका अपना एक रूटीन रहता था। मेरी मदर अपनी पूजा कर रही हैं, तो मेरे घर में फादर साहब ने ऐसा माहौल रखा कि तुम दोनों देखो और फिर तुम्हें जो लगता है करना है करो, नहीं करना है करो। और इसी बात से मतलब जो उन्होंने अल्टीमेट चीज़ सिखाई वो था प्यार और म्यूज़िक। तो इस पे फिर एक दोहा कहूँगी कि चाहे गीता बाँचे या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचे या पढ़िए कुरान, जो मन बाँचे आपना वही है इंसान। करेक्ट। वही कॉन्शियसनेस की जो आपकी बात कही गुरुजी। मुझे कोई सूफी संत की बात याद आई, उन्होंने कहा कि अनहल हक, अनहल हक, वाह, अनहल हक। और यही चीज हिंदू धर्म में भी वेदों के निचोड़ में भी कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो हूँ। यस, अनहलक भी वही है कि मैं वो हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और यहाँ पर भी कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है तत्वमसि, एग्जैक्ट सेम, अनहलक तत्वमसि, अन अल हक कि मैं वो हूँ, तत्वमसि तत्त्वम असी, वाह, दोनों सेम बात कर रहे हैं। लेकिन लोग इसको नहीं, ये इस्लाम की बात है, सूफी संत ने कहा ये हिंदू की बात है, और दोनों का एसेंस सेम ही है। मैं भी कभी अपने आप को बचपन से ना कहीं ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर पाई। जो मज़ा मुझे शिव भजन या राधा या कृष्ण का भजन गाने में जो आनंद आता है, उतना ही मन कुन तो मौला, छाप तिलक सब छीनी, और उतना ही जीसस के मैं वो भी गाती हूँ, बहुत सारे हाइम्स भी गाती हूँ, उसमें भी वही आनंद है। तो है तो एक ही चीज, अनहल हक अहम ब्रह्मास्मि। कितनी खूबसूरत बात कही गुरुजी जी। और एक ने कहा हक तू ही, हक तू ही, वाह वाह। ये एक ही बात है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, अनहल हक, हक तू ही, तत्वमसि, ये एक ही बात है। सारी बस्ती का खुदा होता है जिसका दरवाज़ा खुला होता है। जैसे आप दोनों के दिल के दरवाजे तो खुले ही हैं, पर आप दोनों की जो कोशिश है वो ये है कि सबके दिलों के दरवाजे खुल जाए। कॉन्शियसनेस सारी बस्ती का खुदा होता है जिसका दरवाज़ा खुला होता है, और मैंने कब देखा तेरे चेहरे को, सर तो सजदे में झुका होता है। बोलिए गुरुजी, प्लीज़ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारी तो यही इच्छा है, दिल से इच्छा है कि सबके दिल के दरवाजे खुल जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, हर इंसान हर जीव में वही तत्व को देखे जो सब में समान है, सब में कॉमन है। वो एक एलिमेंट किसी भी नाम से हो, बट वो वही है। गुरुजी, इस बात से एक बात और याद आई मुझे, जो मैं शुरू से पूछना चाह रही थी, पर उसको मैंने एक क्लाइमैक्स के लिए बचा के रखा था, कि आप खुद एक कंपनी के, इतने बड़े कंपनी के एमडी, टॉप 3 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनीज में आपका शुमार था। तो ये स्पिरिचुअल पाथ क्यों गुरुजी? वो इसलिए कि हमने नाम देख लिया, स्टेटस देख लिया, फेम देख लिया, पैसा देख लिया, दुनिया घूम लिए। वी हैव लिव्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ। आई एम टॉकिंग ऑफ 80s। मैं बॉम्बे आता था तो मैं ओबेरॉय में स्वेट में रुकता था। उन दिनों में 80s में बॉम्बे में
ताज स्वीट में, बाप रे। स्वीट में रुकना, एक नाइट के लिए हज़ारों रुपए लगते थे। तो वो भी उस समय एंजॉय किए। हम दोनों ने सारी दुनिया घूम लिए, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान। अब माइंड में क्वेश्चन ये था कि व्हाट नेक्स्ट। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। इनसे हमारे 500 सेंसेस सेटिस्फाई हो गए, अब क्या, अब व्हाट नेक्स्ट। मैं शुरू से एक मेरी नेचर रही हुई है, आई यूज टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड। बिजनेस भी किया, एक लेवल का बिजनेस किया, मैं सेटिस्फाई नहीं होता था, व्हाट नेक्स्ट। आई वुड एंजॉय बीइंग डूइंग दैट, बट ये था कि नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट एक्सपेंशन किया, फिर नेक्स्ट क्या है। मुझे उन दिनों में 80s 90s में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते थे यू शुड नॉट ग्रो सो फास्ट। जब मैं बिजनेस छोड़ा तो मेरे हाथ में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थे। आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 90s। उन दिनों में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना भी बड़ी बात बहुत थी, बड़ी बात, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5,000 10,000 करोड़ आज के दिन में। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को छोड़ करके आई क्विट एवरीथिंग एंड गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि लगा कि अब 500 करोड़ हो या 5,000 करोड़ हो, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय मोर देन दिस। वहीं दुनिया घूमोगे, न्यूजीलैंड जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, अभी एयर इंडिया की प्लेन में जा रहे हो, कल खुद की प्लेन होगी, बट इवेंचुअली तो प्लेन ही है। और तो डिफरेंस क्या है, आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाओ, बिजनेस क्लास में जाओ या खुद की प्लेन में जाओ, बराबर ही है। और आज तो 2-4-5 लाख में एक प्लेन मिल जाती है जो आपको कहीं भी छोड़ के आ जाएगी। सो वो चाहे अंबानी के पास खुद की प्लेन हो या 5 लाख रुपए खर्चा करके मैं एक प्लेन हायर कर लूँ कहीं जाने के लिए, माई लग्जरीज आर द सेम। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन शायद स्पिरिचुअलिटी के अंदर ले आया वो। और स्पिरिचुअलिटी में भी हम रुके नहीं, वहाँ भी हर बार व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो मुझे लगता है हर इंसान में ये व्हाट नेक्स्ट होना चाहिए। दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइन। हर इंसान में व्हाट नेक्स्ट होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली थी, व्हाट इज योर स्लोगन, व्हाट इज द दैट वन लाइनर दैट यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। वाओ, थैंक यू गुरुजी एंड गुरुमा, बहुत ही आनंद आया। तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहूँगी रूना। तुम्हारा जो अपब्रिंगिंग है, जैसे गुरुजी ने कहा कि रिलीजन इज गिवन बाय बर्थ, तो तुम तो डबल लकी हो गई, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। यस, सो यू हैव बीन ब्रॉट अप इन बोथ द। मैं शायद यहाँ खाली इंटरफेयर कर रहा हूँ, हम दोनों की लाइफ में बचपन में गुरुमा ने भी शेयर किया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स मोस्टली मुस्लिम्स थे, और गुरुमा के क्रिश्चियंस और मुस्लिम हर बेस्ट फ्रेंड है। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम आज भी है। तो वी हैव सीन फैमिलीज ऑफ मुस्लिम्स। हम लोग कश्मीर गए थे, मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड हैदराबाद में कश्मीरी था, कश्मीरी मुस्लिम, पंडित नहीं, मुस्लिम। और जो उन्होंने हम रिसीव किया, घर ले गए, जो खिलाया, हमको खुद पर शर्म आ रही थी कि हम इतना नहीं करते हैं। जो लोग जो नफरत फैला रहे थे, एकदम टोटली ऑपोजिट, इतना उनकी मनवार, उनका तरीका आदि। सो वी हैव ऑल्सो come up in life with all religions together, and we have seen no difference at all. In fact, we found others better always. मैं इसमें कुछ, आपकी इजाज़त है तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी इसमें, कि जब राइट्स हुए, फर्स्ट जब राइट्स हुए थे, तब माहौल बड़ा गमगीन हो गया बॉम्बे में और हर जगह, स्पेशली बॉम्बे में। तो मेरे, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन शादी हुई, तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा ये जो सब हो रहा है क्यों हो रहा है, किस तरफ जाओ, कहाँ, हाँ हम क्या करें, हम इधर उधर क्या करें। उन्होंने कहा तुम जो हो बस वही रहो, ये अभी आया है, ये निकल जाएगा। तुम अगर अब हिल गए कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, ले लिया तुम तो साइड हो जाओगे। और कोई भी हो, तुम्हारे किसी भी पंथ से तुम मिलो, प्यार दो उनको, जस्ट थ्रो लव, और आपको वही वापस मिलेगा। I think your father was highly Great spiritually he was a evolved person. very spiritual person. Undoubtedly, yes, और उन्हीं के अंश से मैं तो हमेशा कहती हूँ कि I went to, मेरे फादर साहब को मेरे दादा ने एक ऋषि मुनियों के ग्रुप में छोड़ दिया था when he was 8 years old।
तो उनमें वो सीड तब था और उन्होंने कहीं पता नहीं कब मुझ में डाल दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पापा के जितने पैर दबाए उसका अजर है, उसका रिजल्ट है कि आज शिवमणि जी के साथ मैं ज़िंदगी में एक उनके साथ हूँ। कोई आज जो तुम यहाँ हो तुम्हारे अपब्रिंगिंग के कारण आज यहाँ हूँ, क्योंकि स्वामी जी ऑल्सो यूज टू गो, कोई मेरे से पूछता था कि स्वामी जी क्या सिखाते हैं, बोली ह्यूमंस को रिस्पेक्ट दो, नॉट रिलीजन, ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट देना है, वो स्वामी जी सिखाते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं, जो तुम्हारा लेवल है, यू आर टॉकिंग ऑन द सेम लैंग्वेज एज ऑफ सेम प्लेन, दैट्स ट्रू। Means a lot coming from you, both of ये you. उनका ही आशीर्वाद है कि हम मिले, हम ऐसे बात कर रहे हैं। इट इज़ हिज ब्लेसिंग्स। मेरे लिए ये आज एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, एक टर्निंग पॉइंट है कि अभी मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैं आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, क्योंकि आई हैव सो मच टू टॉक एंड शेयर। वो भड़ास मैं पॉडकास्ट में ही निकालूंगी। तो ऐसा कुछ हुआ कि आप लोगों से श्री गणेश शुरुआत हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बेस्ट We really विशेस। enjoyed थैंक your यू। presence. And न we केवल will- संगीत की दुनिया में, इंसान की दुनिया में आप नाम कमाए, इंसान की दुनिया में इंसानियत को ब्लूम करें आप, ये हमारी शुभकामनाएं थैंक यू आपके गुरु जी, साथ हैं। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं शिवमणि जी के कारण बिल्कुल आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास कॉन्टेक्ट्स भी हैं, तो हम उन कॉन्टेक्ट्स को एक अच्छे पर्पस के लिए कोई अच्छी स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ गुड। यस सो वो आपको करना चाहिए। जी। हम हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, हमको उनको बेस्ट टू बेस्ट यूज करना ही एक अच्छी इंसानियत है कि लोगों को इंसानियत की ओर ले आए। एंड यू आर द राइट पर्सन। थैंक यू गुरु जी। रूना रिजवी शिवमणि। शिवमणि। कई लोगों ने मुझे पूछा ये रिजवी क्यों लगा रहे हो, तुम तो रूना शिवमणि हो, जब शादी हो गई तो बस तुम उन्हीं के हो गए। मैंने कहा नहीं, पर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिता की धरोहर है, संगीत इज वो मैं रिजवी नहीं बोल सकती, मैं रूना रिजवी पहले फिर शिवमणि हूँ। लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ, शिवमणि जी का बहुत सपोर्ट है। मेरे पिता और पति दोनों ही मेरे गुरु हैं। सो एंड उनकी वजह से मैं आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर पाई और मिलती रहती हूँ। आई लव दिस लाइन, व्हाट्स नेक्स्ट। सो आई थिंक सारे यूथ को ये पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट, फाइंड योर व्हाट्स नेक्स्ट।